दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक नया 2017 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने का एक रूट मिलेगा। ठीक है, कि हाँ भाई कौन कौन से चैप्टर से मॉडल पेपर इसीलिए तो सॉल्व किया जाता है कि भाई कौन कौन से चैप्टर यानी कैसे कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। मैंने पीछे भी बताया कि 50 क्वेश्चन सबसे पहले मैथ्स के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से 51 से 100 तक यानी 50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं। ठीक है, तो मेरी सलाह लीजिएगा तो सबसे पहले आप लोग इसी पोर्शन को करना सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसी को शुरू करिएगा, क्योंकि भाई जब मैथ अगर सॉल्व करने लगे सबसे पहले तो वहीं आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ जो होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मैथ को आप लोग पहले नहीं सॉल्व करिएगा, पहले आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको, क्योंकि ये ऑप्शनल और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, इसको जैसे कर लिया आपको पूरा जो टाइम मिलेगा सिर्फ आप मैथ्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं इसमें 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग 51 नंबर ही सीरियल डाल रहे हैं। ठीक है, 51 नंबर क्या कह रहा है कि यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी। ठीक है, कितने गुना वृद्धि होगी शक्ति में। तो शक्ति P बराबर क्या होता है W बाई टी। ठीक है, लेकिन हमसे कहा किसमें वृद्धि करने के लिए कहा है, वृद्धि करने के लिए किसमें कहा है, यानी वृद्धि करना है। ठीक है, वृद्धि करना है किसमें तो बल में कह रहा है ना कि बल व लंबाई, यानी बल व लंबाई में। ठीक है, बल और लंबाई में क्या करना है, हमें वृद्धि करना है। तो यहाँ पे आपको बल और लंबाई दिख रहा है नहीं ना, तो आपको यहाँ से फार्मूला को आगे और बढ़ा सकते हैं। क्या आपको पता है W बराबर, यानी W बराबर क्या होता है F इंटू डी अपान टी। ठीक है, अब देखिए ये D जो है विस्थापन, क्या है विस्थापन। अब विस्थापन मतलब लंबाई, तो लंबाई में भी वृद्धि अब कर लेंगे और बल में भी, सॉरी यहाँ पे बल है ना, और बल में भी वृद्धि करना है। कितना कितना करना है, तो दो गुना कर रहा है, दो गुना करना है उसके मात्रा को। ठीक है, तो P कितना गुना हो जाएगा, तो बल को भी दो गुना कर दीजिए। ठीक है, तो बल कितना हो जाएगा 2F इंटू जो विस्थापन है यानी जो लंबाई है उसको भी दो गुना करना है, तो 2D हो जाएगा अपान T। ठीक है, तो यहाँ से जो P बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, दो दुना के 4F इंटू डी अपान टी। ठीक है, तो कितना गुना हो जाए, देखिए यहाँ पे F इंटू डी यही तो है फार्मूला शक्ति का, यहाँ पे भी क्या है वही है फार्मूला F इंटू डी अपान टी। तो कितना गुना हो जा रहा है, यानी यहाँ से हम P डैश निकाले। ठीक है, तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा, P डैश बराबर 4P हो जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। कितना गुना, 4 गुना। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया है 4 गुना, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है, और इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हुआ है 4 गुना। बात समझ में है दोस्तों। चलिएगा अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा। कह रहे एक आकाश गंगा की दूरी का कोटिमान 10⁻25 है। दूरी का कोटिमान यानी दूरी बराबर दिया है आपको कितना, 10⁻25 मीटर। कह रहे यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए, ये जो दूरी है प्रकाश की चाल से तय की जाए, तो कह रहा है समय का कोटिमान होगा। और आपको चाल बराबर प्रकाश की चाल आपको पता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है। तो कह रहा है समय का कोटिमान, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। दूरी आपको पता है कितना है 10⁻25 और बटे में समय कितना है, तो 3 × 10⁸। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से 10 बाहर निकाल ले तो यहाँ पे 10⁻24 बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक हम निकाल लें, क्योंकि आपको पता है कि बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती, तो इसका कुछ घात नहीं तो एक है, फिर इसको लिखे तो 10⁻25 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या है 3 × 10⁻8।
अब 10 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 तिली के 9, एक बचेगा, 10 में फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तिली के 9, ऐसे ही जाता रहेगा। ठीक है, अब गुणे 10 घात, अब ये भागा में है तो घातें घटती हैं तो 24 में से 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। आपको कोटिमान बताना है तो कोटिमान जब भी बताया जाए तो देखिए कोटिमान बताना है तो हम 10 घात को लेते हैं। ठीक है, किसको लेते हैं, 10 की घात को ही, क्योंकि कोटिमान उसे ही कहते हैं। तो इसमें बताना है कोटिमान। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जब कोटिमान आप लोग बताइएगा तो एक वैल्यू याद रखिएगा, क्या, 3.16, 3.16। ठीक है, ये जो पॉइंट वाली ये जो वैल्यू है इसको देखते हैं कि 3.16 से ज्यादा है या कम है। ठीक है, यदि ज्यादा होती है तो हम कोटिमान जब ज्ञात करते हैं तो जो उसकी घात होती है उसमें 1 की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो 3.33 है, ये क्या है, 3.16 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए जो हमारा समय का कोटिमान होगा, समय का जो कोटिमान होगा वो कितना हो जाएगा, 10 घात 16 में +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 घात 17, कितना हो जाएगा 10 घात 17, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 घात 17 सेकेंड आपका ऑप्शन में किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी था। अगला बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रही है, कह रहा है कि मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई। मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 mm है, दोनों मापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा, यानी किसको अधिक सार्थक माना जाएगा। तो ये सारा पहला लेसन से है। ठीक है, आपका ये जो 53 नंबर क्वेश्चन है ये भी पहला ही लेसन से है। ठीक है, मापक है, मात्रक से ही है, दूसरा भी उसी से था। तो ये भी देखते जाना है कि कैसे यानी देखिए भाई एकदम सीधी सी बात है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन। चैप्टर कितना हम लोगों ने पढ़ा है, टोटल 24। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आते हैं, 24 चैप्टर है हमारे, तो सारे चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठाएगा तभी उसका एग्जाम आपका, यानी एग्जाम के पूरे जो क्वेश्चन है दे सकता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन की संख्या है वो लेसन की संख्या से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो आपसे ये नहीं कि भाई किसी चैप्टर को छोड़ सकता है, नहीं, वो सारे चैप्टर से भी एक क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारा चैप्टर आपको पढ़ना अनिवार्य है। हाँ, उसमें हम लोग बता देंगे कि कौन कौन से जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहे मीटर पैमाने द्वारा छड़ों की लंबाइयां क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर मापी गई हैं। मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना लेना है, 1 mm। तो 1 mm अल्पतमांक यानी ये जो त्रुटि हो सकती है इतने की हो सकती है। अल्पतमांक उसे ही कहते हैं ना कि कम से कम इतने की त्रुटि होगी। तो अल्पतमांक होगा 1 mm का। 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इतने का इसका क्या है, अल्पतमांक है। कह रहे दोनों मापों में से किसको अधिक परिशुद्ध मापा जाएगा। तो निकाल लेते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, तो पहले का प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, तो क्या होता है भाई, त्रुटि तो हमारा इतना ही का हो सकता है। ठीक है, अब बटे में मान कितना है भाई, इसका कितना मापा है, 50 सेंटीमीटर। पहले को 50 तो 50 और गुणे 100%। यहाँ से कटा दीजिए 2 बार में, 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 0.2%। यानी जो 50 सेंटीमीटर मापा गया है छड़ को, उसमें प्रतिशत त्रुटि कितना होगा, 0.2% का। ठीक है, और दूसरी का निकाल लें तो दूसरी का प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए। प्रतिशत त्रुटि, दूसरे की प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, तो भाई अल्पतमांक यानी त्रुटि कितना होगा और कितना उसको मापा है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणे 100%। ठीक है, तो यहाँ से इसको कटा दीजिए और 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1%। कितना हो जाएगा, 1%। तो दूसरे को माप रहे तो उसमें 1% की त्रुटि हो रही है और पहले को माप रहे तो उसमें 0.2% की त्रुटि हो रही है। तो किसमें कम त्रुटि हो रही है, इसमें हो रही है कि इसमें हो रही है, इसमें तो ज़्यादा त्रुटि है ना 1% की। 1% से 0.2 तो कम ही है ना, यानी जो पहला वाला माप है 50 सेंटीमीटर जिसको मापा है, ठीक है, उसमें क्या है,
कम त्रुटि है, यानी इसको हम परिशुद्ध मानेंगे, यानी इसको ज़्यादा सार्थक मानेंगे इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? पहली माप 50 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, तो दिया है पहली नाप। ठीक है, पहली नाप दिया है, कह रहा है ए ऑप्शन में कि पहली नाप जो होगी ज़्यादा परिशुद्ध होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो इतना नोट करिएगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट करिए इतना। चलिएगा 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि समान परिमाण के 2 सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिश के मध्य कोण होगा। ठीक है, यानी 2 बल है और बल जो है समान है। ठीक है, बल जो है क्या है? समान है, तो उसका परिणामी जो R है, ठीक है, R है, ये मान लीजिए बल A है और ये बल B है, यानी सदिश A है और ये सदिश B है। ठीक है, तो सदिश A और सदिश B है और इसका परिणामी क्या है? R है। ठीक है, तो कह रहा है जो परिणामी है इनमें से एक के बराबर है, यानी इसमें से किसी एक के बराबर है, और ये जो दोनों सदिश यानी वेक्टर A बराबर क्या है? वेक्टर B है, यही बराबर क्या है? वेक्टर R है। ठीक है, ये समझ लीजिए इस इक्वेशन से। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके बीच जो थीटा एंगल है उसे क्या करिए? ज्ञात कीजिए। तो आपको पिछले मॉडल पेपर में बताया गया था कि परिणामी R बराबर क्या होता है? √a², यानी पहला सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से एक फॉर्मेट में चेंज करते हैं, या तो a बराबर b रखी है। ठीक है, a बराबर b रखिए, तो b बराबर भी क्या रखें, यानी r बराबर भी क्या रखेंगे? b रखेंगे। ठीक है, किसी एक वैल्यू, या b बराबर हम a रखेंगे तो r बराबर भी क्या रखेंगे? a रखेंगे, कोई एक वैल्यू रखेंगे। तो चलिए r बराबर a रखते हैं। ठीक है, तो b बराबर भी क्या, यानी a जो है b के बराबर है, a जो है r के बराबर है, यानी a की जगह पे हम क्या लिख देंगे? सॉरी, b की जगह पे a लिख देंगे और r की जगह पे a लिख देंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? √a² प्लस, अब b की जगह पे क्या लिखना है? a, तो हो जाएगा a² प्लस 2a, और b की जगह पे क्या लिखना है? a cos थीटा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a² कितना हो जाएगा? 2a², तो 2a² प्लस a इंटू a बराबर a² cos थीटा। देखिए 2a², यानी ये एक ये पद है, एक ये पद है, दोनों में 2a² कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा? √2a² कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा? बस cos थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं? रूट को हटाते हैं, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? a² बराबर, इधर का रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2a² इंटू, ठीक है, 2a² इंटू क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा, यही बचेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ से a² से a² कट जाएगा, और 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा बराबर, देखिए इधर कुछ नहीं तो 1 है, ये 2 आएगा, ये गुणा में तो 2 आके इसमें क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? cos थीटा की वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा को एक साइड रखेंगे, तो 1/2, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर, इसको सॉल्व करें, 2 एकम में 2, तो -2 में से घटाएंगे तो -1, यानी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई एक में से देखिए ये आधा है, ये 1 है, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। इसमें से कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, तो जिसका बड़ा होता है वहीं से चिन्ह आता है, तो ये आधा है और ये 1 है, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, जिसका चिन्ह बड़ा होगा वो लगा देंगे। ठीक है, अब मालूम है अब cos थीटा है। ठीक है, तो -1/2 कितने अंश का मान होता है? तो cos 120 अंश का मान होता है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं क्या? cos 120 अंश, क्योंकि cos 120 अंश का मान कितना होता है? -1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से cos कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 120 अंश, कितना आ जाएगा?
120 अंश। तो हमसे थीटा की तो वैल्यू पूछा था और थीटा बराबर कितना आ गया 120 अंश। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 120 अंश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 120 अंश। ठीक है, चलिएगा इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक ठोस बेलन 2.4 मीटर ऊंचाई से नत तल पर लुढ़क कर नीचे आ रहा है। तल के निचले सिरे पर उसका रेखीय वेग होगा। रेखीय वेग होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे है और यहाँ से एक बेलन टाइप का, ठीक है, सिलेंड्रिक टाइप का जो है एक लुढ़कते हुए, ठीक है, ऐसे लुढ़कते हुए आ रहा है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है तो 2.4 मीटर ऊंचाई से आ रहा है। तो कह रहा है कि तल के निचले सिरे पर उसका, यानी यहाँ पे जब आएगा तो उसका रेखीय आवेग क्या होगा, ये हमसे क्या किया है, पूछा है। ठीक है, रेखीय आवेग क्या किया है, पूछा है हमसे। तो चलिए निकालते हैं भाई रेखीय आवेग। तो देखिए आपको कुछ दिया है इसमें, बस ऊंचाई दिया है। क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब सोल्व करते हैं। ठीक है, रेखीय वेग यानी v का मान क्या किया है, आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा भाई ये कुछ ऊंचाई से इसको लुढ़काया जा रहा है, तो जब इसको लुढ़काएंगे तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी, ठीक है, जितनी गतिज ऊर्जा होगी जब वो आएगा ऐसे लुढ़कते हुए तो गतिज ऊर्जा तो होगी, फिर इसके साथ साथ इसका कोणीय वेग यानी कोणीय ऊर्जा भी होगा। ठीक है, तो वो भी होगा, कोणीय वेग के कारण वो भी ऊर्जा होगा। तो ये जो दोनों ऊर्जाएं होंगी जब आके यहाँ पे ठहरेगा तो ऊंचाई से कुछ आ रहा है, ऊंचाई से आ रहा है। तो जब मान लीजिए कोई भी चीज़ है यही ऐसे रखा गया है, जैसे इसको कुछ ऊंचाई पे हम उठा देंगे तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, यानी इसकी स्थिति परिवर्तन कर देंगे तो इसमें कौन सी ऊर्जा जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो उसी तरह ये कुछ ऊंचाई से आ रहा है और जैसे आके यहाँ पे आएगा तो इसमें जितनी भी ऊर्जाएं यानी जो गतिज ऊर्जा होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गुरुत्वीय ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा में। तो इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, जो के टोटल होगा, वो किसके होगा, mgh के बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी g की वैल्यू पता है कि आप कितना रखते हैं, 9.8 और h बराबर आपको दे ही दिया है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब यहाँ से कुल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एक तो गतिज ऊर्जा कितनी है, कितनी होती है 1/2 mv²। ठीक है, और प्लस इसका कोणीय वेग 1/2 I ω² बराबर होगा किसके, mgh के। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से I बराबर क्या होता है, mr²/2 होता है। r क्या है, त्रिज्या है, m क्या है, मास है। ठीक है, और जो इसका कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर क्या होता है, तो वो होता है v/r होता है। क्या होता है, v/r। यहाँ पे कैपिटल R ही लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या कैपिटल R है तो यहाँ पे भी कैपिटल R कर दे रहे हैं। ठीक है, तो v/r होता है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/2 I का मान mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर का मान, तो ओमेगा का मान है v/r, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v²/r²। यहाँ से इसको कटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 mv² प्लस क्या हो जाएगा 1/2 mv² इंटू बटे में फिर इधर लिख दे रहे हैं 1/2। ठीक है, अब देखिएगा mv² कॉमन ले लेंगे, यही बराबर किसके बराबर करते जाइए, mgh के बराबर mgh के। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 mv² कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 mv² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 क्योंकि सारा कट जाएगा तो 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/2, 1/2 बराबर किसके हो जाएगा, mgh के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उधर तक दिखाई दे रहा है, रुकिए देख लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो चलिए m से m क्या हो जाएगा, वहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें v का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करें, 2 × 2 2 1 3 3/2 होगा, और 3/2 का इसमें गुणा करेंगे तो 3/2
और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है कितना आएगी 3/2। 3/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 और 2 दूना के 4, v² बराबर क्या होगा GH। यही होगा ना, यही तो होगा। अब यहाँ से निकालना है v का मान, ठीक है। तो v का मान निकालना है तो कुछ मिटा दे भाई, इधर का ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे से देख लेंगे उसका सोल्यूशन। तो ये नोट कर लिए ना, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए वहां से क्या हो जाएगा, हमें v का मान ज्ञात करना है। तो v² बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको कर लेते हैं। तो 4GH/3 होगा, ठीक है। अब v का मान ज्ञात करना है तो v बराबर क्या, ये रूट में हो जाएगा क्या 4 इंटू, अब g का मान रख लेते हैं। g का मान कितना 9.8 इंटू h का मान कितना है 2.4 बटे में 3। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा रूट में 4 गुणे, इसको कटा देते हैं, 3 8 24 यानी 0.8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 0.8 का 9.8 में गुणा कर दीजिए। तो इसका जब गुणा करेंगे, ठीक है, 9.8 का गुणा करिए 0.8 में तो आएगा आपका कितना 7.84, ठीक है, इतना आएगा। इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसका तो आ जाएगा आपका 31.36। 31.36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आता है 5.6। कितना आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसका रेखीय वेग होगा वो 5.6, क्योंकि 5.6 का 5.6 में गुणा करिए 2 बार तो आ जाएगा आपका इतना 31.36, ठीक है। तो इतना आ गया। तो इसका जो रेखीय वेग होगा वो 5.6 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन में दिया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी जो 55 है, ठीक है, जो 55 है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्या करिए, टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद से देखते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन। नोट करेगा इतना। चलिए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, ठीक है। वो 22 नहीं 72 है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। इसके पहियों का व्यास 0.50 मीटर है। यदि इनके पहियों को ब्रेक लगाकर 20 चक्रों में रोक दे तो ब्रेक द्वारा कोणीय मंदन होगा, ठीक है। ब्रेक द्वारा कोणीय मंदन होगा, ठीक है। तो कोणीय मंदन यानी अल्फा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हमारा फार्मूला होता है ω² बराबर ω0² प्लस क्या होता है 2α थीटा, 2α थीटा, ठीक है। थीटा क्या है हमारा, तो कोणीय विस्थापन है। क्या है, कोणीय विस्थापन है, ठीक है। और अल्फा क्या है हमारा, तो यही आपका क्या है, कोणीय मंदन है। क्या है, कोणीय मंदन है, ठीक है। इसी के मान को ज्ञात करना है। ये ओमेगा क्या है हमारा, तो कोणीय वेग है, ठीक है। तो चलिए कह रहे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, ठीक है, कार। इसके पहियों का व्यास इतना मीटर है, तो व्यास मीटर में दिया है और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारी चाल है, चाल यानी जो v का मान है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें आप क्या करिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 चौके 72 और 4 5 20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको d दिया है यानी व्यास दिया है 0.50 मीटर, तो r यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 0.25 मीटर, ठीक है। तो कोणीय वेग यानी हम ω0 का यानी पहिए का हम कोणीय वेग निकाल दे तो ω0 बराबर क्या हो जाएगा, ω0 बराबर अभी हमने फार्मूला देखा, ओमेगा बराबर क्या होता है, तो v/r होता है, v/r। यहाँ से v का मान कितना है 20 है, अब बटे में r का मान कितना है 0.25 है। तो दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना 2000 बटे में 25, 25 बटे 200 यानी 80 आ जाएगा, 80 रेडियन। कितना आ जाएगा 80 रेडियन, ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड। तो इतना आ गया क्या,
कोणीय वेग, पहिए का कोणीय वेग आ गया। तो कह रहा है 20 चक्रों में रुक रहा है ना, तो 20 चक्कर में यानी 20 चक्कर में आपका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 20 चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई एन, एन यानी एन का मान कितना दिया है 20 चक्कर, तो यहाँ से थीटा बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 2 पाई, एन का मान कितना है 20 यानी कितना हो जाएगा 40 पाई रेडियन। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, इसका कोणीय विस्थापन हो जाएगा 40 पाई, कितना हो जाएगा 40 पाई। तो हमसे कह रहा है क्या, कहाँ गया, हाँ हमसे कह रहा है कि इसका तो ब्रेक द्वारा कोणीय मंदन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ब्रेक द्वारा कोणीय मंदन ज्ञात करिए। तो चलिए भाई निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यही है ना हमारा फार्मूला, यहाँ पे लिखिए, इसी से हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू हमारी क्या है 0 है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इस फार्मूले से। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इसका मान 0। ओमेगा नॉट का मान निकालें कितना, कहाँ गया 80। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 40 पाई, तो कितना आ जाएगा 40 पाई। अब यहाँ से इसका मान निकालना है, तो इसको इधर लेकर आएंगे, यानी हो जाएगा 2 अल्फा, इधर गुणा कर देते हैं, 40 दूना 80। ठीक है, तो हो जाएगा 80 अल्फा बराबर माइनस 80 स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर ही रहने दिए तो ये प्लस में, इसको इधर भेजें तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब माइनस किसको दिखाएगा, तो मंदन को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, मंदन को। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा बराबर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 40 पाई है ना, तो इसको 80 पाई लिखिए, 80 पाई ए। तो यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर बटे में 80 पाई। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब भाई 2 बार गुणा, तो 80 गुणे 80 बटे में 80, या पाई का मान कितना 3.14, तो 80 से 80 कैंसिल हो गया। अब 80 में 3.14 से क्या करिए आप, भाग कर दीजिए। ठीक है, तो भाग करिए, 80 में 3.14 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 25.47 ऐसे आएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, माइनस चिन्ह है ना मंदन, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 25.47 आया है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 25, क्योंकि इधर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो एक की वृद्धि कर देते हैं, तो 0.5 इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसका जो कोणीय मंदन हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में देखिए दिया है इतना, रेडियन पर होगा, मीटर नहीं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दिया है 25.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या है, मंदन को सिर्फ दिखा रहा है, माइनस क्या है, मंदन को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा इसका, 25.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मंदन है। बात समझ में आई है, चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। तो नोट करिएगा इतना। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। ठीक है, परंतु दोनों के औसत घनत्व समान हैं। यदि Vp तथा Ve ग्रहों एवं पृथ्वी का पलायन वेग हो तो Vp अपान Ve का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आपको पता है ग्रह का वेग v बराबर क्या होता है, √2gm/r। ठीक है, ये होता है। तो यदि हम पृथ्वी की निकाले तो पृथ्वी का एक क्या हो जाएगा, Ve बराबर क्या हो जाएगा, √2gme/r। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर हो गया। आपको पता है पृथ्वी कैसी है, तो गोला है, एक गोले टाइप की है। ठीक है, और दोनों का जो घनत्व है, औसत घनत्व, औसत जो घनत्व है वो क्या है, बराबर है। यानी तो हम घनत्व बराबर क्या मान लेते हैं, रो मान लेते हैं। तो ग्रह का भी रो है और किसका, आपका ग्रह का भी, पृथ्वी का भी और ग्रह दोनों का घनत्व, औसत घनत्व क्या है, समान है, उसको मान लिया हम रो मान लिए हैं। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, एक गोला है। तो गोले का आयतन भी बराबर क्या होता है, 4/3
पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लिख रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के है तो वी ई लगा देते हैं भाई, क्योंकि पृथ्वी का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ठीक है। आपको पता है घनत्व रो बराबर क्या होता है, m अपान वी, m अपान वी। तो यहाँ से हम पृथ्वी का मास निकाल दे m बराबर क्या होगा, v इंटू रो, v इंटू रो, ठीक है। तो पृथ्वी का मास निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, m e, क्योंकि पृथ्वी का मास निकाल दें तो यहाँ पे फार्मूला पे रख के वी ई का मान ज्ञात कर लेंगे और उसी तरह वी पी का मान क्या ज्ञात कर लेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया है ना, ठीक है। तो वैसे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से एम ई बराबर क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं। पृथ्वी का जो आयतन होगा कितना होगा, 4/3 पाई आर ई का क्यूब आई इंटू क्या, ये वी का मान हो गया, इंटू क्या है रो, यानी औसत घनत्व, ठीक है। तो ये एम ई का हो गया। अब इसी का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें रख देंगे तो वी ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में भाई क्या हो जाएगा 2g, एम ई का मान रखना है तो कितना 4/3 पाई आर ई का क्यूब इंटू रो बटे में आर ई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आर ई से एक तो पावर कट जाएगा, कितना बचेगा 2, आर ई का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा और 4 का भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो वी ई बराबर क्या हो जाएगा 2re, अब बचेगा क्या भाई रूट में, तो 2 इसका हाँ 2g अपान 3, 2g अपान 3, उसके बाद से पाई इंटू रो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। तो पृथ्वी का हो गया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे ग्रह का, ठीक है। तो ग्रह का क्या हो जाएगा, ग्रह का क्या हो जाएगा, वी ई बराबर क्या हो जाएगा 2re, तो उसी तरह 2rp, 2rp अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2g अपान 3 पाई इंटू रो, पाई इंटू रो, ठीक है। इसको इक्वेशन हम क्या करेंगे, सेकेंड बना लेंगे, ठीक है। कहा है आपसे क्या कि vp अपान वी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इक्वेशन सेकेंड में हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। भाग करेंगे तो करें वीपी अपन वी का मान क्या होगा। आपको एक बात दिया था, नोटिस किए उसको, करा कि एक ग्रह की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, यानी जो आरपी है वो जो पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है इसके क्या है दोगुनी, यानी पृथ्वी की त्रिज्या को दोगुना करेंगे तब ये आरपी के क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा आरपी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें दी रखी है, तो इसको हम कहीं साइड में लिख ले रहे हैं कि जो आरपी है यानी जो ग्रह की त्रिज्या है वो क्या है पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुनी है। ये वैल्यू हमको क्या किया है क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में भी रख सकते थे, ठीक है, यहीं पे रख दें। आरपी की जगह पे हम 2re रखेंगे तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको इक्वेशन सेकेंड ना बना के इसको बना दीजिए, वीपी है ना, तो वीपी बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आरपी बराबर 2re रखने पर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा 2 पहले से है और 2 का आरपी की जगह पे 2r रख देंगे, कितना हो जाएगा 4re अंडर रूट में 2g/3 पाई इंटू रो, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकेंड बना देंगे। हमें ज्ञात करना है वीपी अपन वी की, यानी इक्वेशन सेकेंड में भाग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा वीपी अपन वी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान है 4re अंडर रूट 2g/3 इंटू रो बटे में, अब वी का मान कितना है यहाँ से 2re अंडर रूट में 2g/3 पाई इंटू रो। अब देखिए ये कट जाएगा, वैल्यू समान है, आर ई से आर ई कट जाएगा और 2 दूना के 4 यानी बराबर कितना आ गया 2 हो गया, यानी वीपी अपन वी की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वीपी अपन वी का मान कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 57 नंबर ना, तो 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्या करिएगा टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा तो इतना नोट कर लीजिएगा
आगे ऑप्शनल है क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं। इतना नोट करिए, ठीक है, नोट करिए इतना। चलिएगा देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करा है, कह रहे कि एक बर्तन में समान संख्या में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणु भरे हैं। यदि बर्तन में एक छिद्र कर दे तो कौन तेजी से गिरेगा? यानी ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन तेजी से बाहर निकलेगा, या दोनों गैस समान तेजी से बाहर निकलेंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई देखिए, यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अणु भार निकाले, अणु भार, ठीक है, अणु भार, तो किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होगा। आपको पता है VRMS जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के, यानी अणु भार के। m क्या हमारा अणु भार है, तो अणु भार के व्युत्क्रमानुपात होता है। यानी जब m कम होगा, m क्या होगा? कम होगा, तो उसका VRMS क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। और m क्या होगा आपका? ज्यादा होगा, तो उसका VRMS क्या होगा? कम होगा। यही तो व्युत्क्रमानुपात बताता है। तो इसमें हाइड्रोजन का जो अणु भार है वो क्या है? कम है, तो उसका VRMS क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। यानी जो हाइड्रोजन का भार है, अणु भार, वो कम है, तो उसका VRMS क्या होगा? ज्यादा होगा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है? अणु भार क्या है? ज्यादा है, तो उसका VRMS कम होगा। अतः जो छिद्र किए हैं उसमें से इसका VRMS ज्यादा है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन गैस क्या, हाइड्रोजन के जो अणु होंगे वो जल्दी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो किसके निकलेंगे? हाइड्रोजन के जो अणु है तेजी से बाहर निकलेंगे। किसके? हाइड्रोजन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बी को टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, दो धातु तारों की जो त्रिज्याओं का अनुपात है, यानी R1 रेशियो जो R2 है वो कितना है? 2:1 है, ठीक है, 2:1 है। 1 मिनट चलिएगा, देखिए थोड़ा कॉल लग गया था। तो देखिए R1 रेशियो R2 का जो मान दिया है 2:1 दिया है, ठीक है। कह रहा है इसको समान बल लगाकर खींचने पर उसमें उत्पन्न प्रतिबल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, प्रतिबल का अनुपात हमें बताना है, प्रतिबल का अनुपात, ठीक है, इसी को हमें क्या करना है? बताना है, ठीक है। तो आपको पता है प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से हम प्रतिबल को S दिखा रहे, तो S बराबर क्या हो जाएगा? F/πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्ताकार भाई तार है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब S1 निकाले, दो तार है तो S1 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? F1/πr²। इसको क्या R1², इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी दोनों पे बल समान लगा रहे हैं ना, करे ना समान बल लगा के, तो F1 नहीं करेंगे क्योंकि दोनों पे बल समान लगा रहे हैं, तो बल F होगा। और S2 बराबर क्या हो जाएगा? F/πr², इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, क्या कह रहा है? क्या प्रतिबल का अनुपात होगा? प्रतिबल का अनुपात होगा, ये हमसे पूछा है ना। तो S1/S2 बराबर, यानी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से भाग कर दे, तो अनुपात का मतलब भाग, ठीक है। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? F/πr1² अब बटे में F/πr2²। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी F से F कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये जो बटे का बटा है तो पलट जाता है, तो इसका जाके इसमें यानी ऊपर गुणा होगा, इसका यहाँ पे गुणा होगा, यानी हो जाएगा S1/S2 बराबर। यहाँ पे समझ लीजिए ऊपर बचा है 1/R1² और नीचे बचा है तो 1/R2²। तो बटे का बटा होता है तो पलट के गुणा करते हैं, यानी गुणा करेंगे R2² बटे में 1, तो यहाँ से हो जाएगा S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा? R2² इसका वैल्यू दिया है, ठीक है। यानी S1/S2 बराबर लिख सकते हैं R2/R1 का होल स्क्वायर। तो R2/R1, यहाँ से ये R1 का मान है, सॉरी ये R1 का मान है और ये
R2 का मान है। ठीक है, तो रख देते हैं। तो यहाँ से रखेंगे तो S/S2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 का मान कितना है, R2 का मान कितना है 1 है, अब बटे में R1 का मान कितना है 2 है, इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी S1/S2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। देखिए ऑप्शन दिया है 1/4, 1/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी जो 59 है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपके न्यूमेरिकल हैं तो न्यूमेरिकल करें ऑप्शनल हैं तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शनल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बस टिक करवाना है, उसको नोट कर लीजिएगा इतना। देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कृत्रिम उपग्रह में एक स्याही अंतरिक्ष यात्री कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री स्याही में पेन डुबोकर पेन में स्याही भरने का प्रयास करता है, स्याही क्या भरेगी। ठीक है, कहे भर जाएगी नहीं भरेगी, या स्याही की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो देखिए जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे भाई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लोग क्या है भारहीनता का अनुभव करते हैं। अब भारहीनता के अनुपस्थिति में आप लोग देखे होंगे जो आपकी जो नीड होती है स्याही की, तो उसमें जो स्याही लगा होता है ऐसे चंद्रकार बना होता है। ठीक है, और यही जो भारहीनता होता है, भारहीनता की कमी में यही नहीं बनता है। ठीक है, इसका ये जो चंद्रकार है जब इसको बनाते हैं तो ये नहीं बन पाता है। ठीक है, यह नहीं बन पाता है, अर्थात जब उसमें हम स्याही भरेंगे तो क्या होगी, स्याही नहीं चढ़ेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्याही नहीं भर जाएगी, यानी नहीं भर जाएगी, तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं भर पाएगी। ठीक है, अगला देखिए 61 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ताप पर गैस के अणुओं की ऊर्जा जो होती है शून्य होती है, ऊर्जा जो होती है शून्य ऊर्जित होती है। तो आपको पता है E बराबर क्या होता है, E प्रोपोर्शनल T के होता है, यानी ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है अणुओं की ऊर्जा, यानी ताप बढ़ाते तो अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, ताप घटाएंगे तो घट जाएगी। तो कह रहा है कितने पे, तो भाई अब T को हम शून्य करेंगे तभी तो E बराबर शून्य हो जाएगा, यानी जो T होगा वो शून्य होगा, 0 केल्विन ताप पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है 0 केल्विन, तो 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक घर्षणहीन उष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है यदि इसके सिंक का ताप हो, यदि इसके सिंक का ताप हो। ठीक है, तो चलिए ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिएगा दक्षता 100% हो सकती है। ठीक है, तो दक्षता बराबर होता क्या है, फार्मूला दक्षता बराबर होता है 1 - T1/T2 इंटू, यानी परसेंटेज में निकालना है प्रतिशत तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पे हम T1 बराबर 0 रख देते, यानी जो हमारा ताप है T1 उसको हम 0 रखें। ठीक है, क्योंकि T2 को 0 रखेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा, 1 में से तो इन्फानाइट घटेगा नहीं। ठीक है, तो हम T1 बराबर 0 केल्विन रखेंगे, तब क्या हो जाएगी, जो हमारी दक्षता हो जाएगी, दक्षता को 100% करना है। ठीक है, तो दक्षता को 100% करने के लिए T1 ताप को क्या करना पड़ेगा, 0 केल्विन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 0, अब यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 से यानी हो जाएगा देखिए 1 - 0/T2, इसको भाग करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इंटू 100 है। अब दक्षता हमारी 100% हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि 100% से गुणा कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू 0 यानी 1 बचेगा, 1 में 100% से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, तो जो हमारी दक्षता है उसको 100% करने के लिए जो हमारा ताप है, ठीक है, कर रहा है ना क्वेश्चन में, कहाँ गया, कह रहा है कि एक घर्षणहीन उष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है यदि इसके सिंक का जो ताप होगा, यानी जो इसका सिंक का ताप होगा वो कितना हो, 0 केल्विन हो। कितना हो, 0 केल्विन हो। ठीक है, सिंक का ताप कितना हो, 0 केल्विन हो। ठीक है, तो ऑप्शन 0 केल्विन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही देखना था हमें। 12 क्वेश्चन हो गए,
12 क्वेश्चन और जो 13 क्वेश्चन बचे हैं उसको अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और जहाँ पे भी ना समझ में आया हो वहाँ पे एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। आप भी कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे ही एक खाली बर्तन जल से भरा जाता है उसकी आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी देखिएगा, कोई एक खाली बर्तन है, ठीक है, क्या है, खाली बर्तन है, और उसमें क्या किया जा रहा है, तो जल भरा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तो इसमें जल भरा जा रहा है, ठीक है, इसमें जल भरा जा रहा है। तो जल भरा जाएगा तो इसकी इस बर्तन की जो आवृत्ति इससे उत्पन्न होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे हमें क्या करना है, बताना है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो खाली बर्तन है उसमें आप पानी भरेंगे तो कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो भाई ध्वनि सुनाई देगी तो आवृत्ति जरूर उत्पन्न होगी उस बर्तन द्वारा, तभी तो ध्वनि सुनाई देगी, कंपन होगा उसमें आवृत्ति होगी तभी तो ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि जैसे जैसे जल भरा जाता है तो उस ध्वनि का जो मतलब जो ध्वनि है उसमें उसके जो आवाज़ है उसमें इफेक्ट भी, यानी उसके जो आवाज़ है उसमें भी कुछ आपको चेंजेस मिलता होगा, ठीक है। कि जब खाली था तब भर रहे थे तो कैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे जैसे भर रहा था तब देखेंगे कैसी कैसी आवाज़ आ रही, तो आवाज़ों में थोड़ी चेंजेस मिलती है, ठीक है। तो उसी आवृत्ति को पूछ रहा है कि उस आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा भाई, जब इसको हम जल मान लीजिए जब खाली है, एकदम खाली बर्तन है, ठीक है, तो इसमें क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें जल डालेंगे तो जब जल भरना शुरू होगा तो ये जो वायु पूरे बर्तन में भरा था अब क्या होगा, उसकी लंबाई जो वायु स्तंभ है, ठीक है, इसमें जो वायु स्तंभ है, वायु स्तंभ है वो उसकी जो लंबाई होगी, वायु स्तंभ की लंबाई वो क्या होगी, कम होती जाएगी। क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि जब खाली बर्तन था तो इतना वायु भरा था, अब इसमें इतना जल भर गया तो अब वायु स्तंभ कम हो गया, फिर जैसे जैसे जल भरता जाएगा ये वायु स्तंभ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला होता है आवृत्ति का n बराबर v/4l। l क्या है, तो ये हमारी वायु स्तंभ की क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है। अब आपको पता है ये बटे में है, तो बटे का मतलब यदि हमारा l क्या होगा, कम होगा, तो जो n होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि l हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जो n होगा हमारा क्या होगा, कम होगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपात का नियम, ठीक है, कि एक वस्तु कम होगी तो दूसरी वस्तु क्या होगी, बढ़ने लगेगी। यदि दूसरी वस्तु कम हो रही है तो पहली वस्तु क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो हमारा n यानी आवृत्ति और l यानी वायु स्तंभ में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है, अर्थात लंबाई को कम करेंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। यानी वायु स्तंभ की लंबाई कम होगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, और वायु स्तंभ की लंबाई ज्यादा होगी तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वायु स्तंभ की लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे जल भर रहे हैं इसमें जो वायु भरा रहता है उसकी लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है तो जो आवृत्ति का मान होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, जो उसकी आवृत्ति होती है क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए 64 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 64 नंबर में ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी के 5 सेकेंड बाद सुनी गई। यानी 0 डिग्री सेल्सियस आप देखे होंगे बरसात के मौसम में जब बादल कड़कते हैं तो आपको उसकी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो यही कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी के 5 सेकेंड बाद सुनाई देती है। आपको पता है कि भाई जो प्रकाश की चाल होती है ध्वनि की चाल से क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जो बिजली कड़कती है उसकी रोशनी हमारे पास आती है, ठीक है, उसके बाद कड़कने कुछ सेकंड बाद कड़कने की आवाज आती है, ठीक है। तो वहीं कह रहा है 5 सेकेंड बाद आती है, ठीक है। जो कड़कने की आवाज आ रही है 5 सेकेंड बाद आ रही है। तो कह रहा है यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता तो ध्वनि सुनाई देती। यानी जब
तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो ध्वनि कितने समय बाद सुनाई देती है हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पे आप खड़े हैं और ये क्या है, हमारा बादल है। ठीक है, क्या है हमारा, ये बादल है और यहाँ पे हमारी बिजली क्या हो रही है, कड़क रही है। कड़क रही है तो इसको सुनाई देने में, यानी इसकी जो रोशनी पहुंच रही है, रोशनी पहुंचने के 5 सेकेंड बाद आपको क्या सुनाई दे रहा है, इसकी ध्वनि सुनाई दे रहा है 5 सेकेंड बाद। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई इस बादल और इस पृथ्वी की दूरी क्या है, x है। x है, आपको पता है कि ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, समय दिया है आपको, कितना दिया है समय, कितने समय बाद सुनाई देती है, तो 5 सेकेंड, यानी t बराबर दिया है कितना, 5 सेकेंड। तो आप इस x को निकाल सकते हैं कि x कितना चली होगी, 5 सेकेंड बाद सुनाई दे रहा है यहाँ तक, तो ये जो ध्वनि है कितना डिस्टेंस कवर की होगी, निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है ध्वनि की, 332 गुणे कितने समय बाद सुनाई दे रही है, 5 सेकेंड, यानी उसको ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है, ये दूरी x दूरी को 5 सेकेंड में। तो दूरी कितना आ जाएगी, देखिए 5 दूना के 10 को 0 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 1 और 5 तिया 15 1 16, यानी 1660 मीटर क्या होगी, ये दूरी कवर की है ध्वनि। ठीक है, कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे यह कितने समय बाद, यानी टी का मान पूछ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पे समय का मान बताइए कि वह जो ध्वनि होगी कितने समय बाद सुनाई देगी। तो आपको पता है कि जब 1 डिग्री सेल्सियस हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल होती है 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, थ्योरी में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में जब लेसन समाप्त होता है तो उसमें जो लास्ट में देता है ना महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें ये टॉपिक देता है, दिया भी है। ठीक है, कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.6 मीटर पर सेकेंड का जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप हो रहा है तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, यानी जो ध्वनि की चाल हो जाएगी v वो कितना हो जाएगा, तो 332 तो होता है, अब प्लस कितना बढ़ा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे 0.6 बढ़ेगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 गुणे 0.6। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल देंगे तो 332 प्लस इसका करिए 20 छक्का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 120 दशमलव का स्थान पे कट जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 1 4, ये हो जाएगा 3, यानी 344 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी जब ताप बढ़ा देंगे तो जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाती है। यहाँ से आपको कैलकुलेशन ये निकला है कि जब ताप बढ़ाते हैं, यानी जो ध्वनि की चाल होती है तापमान के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं वही फार्मूला से, समय दूरी के फार्मूले से ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूरी बराबर होता है समय, चाल गुणते समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, तो दूरी हमारे यानी x बटा में v, तो x कितना है हमारा 1660 मीटर और v कितना आया है 20 डिग्री सेल्सियस पे 344। ठीक है, अब इसी का क्या करिए, भाग करिए तो आपको t बराबर निकल के आ जाएगा। तो चलिए भाग करते हैं, यानी 1660 में भाग करते हैं किससे, 344 से। ठीक है, तो रुकिए करते हैं कैलकुलेटर खोल के। ठीक है, वहाँ पे तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, आपको भाग करना है 1660 में भाग करना है किससे, तो 344 से, 344 से, तो कितना आ जाएगा 4.825 ऐसे आएगा। ठीक है, 4.825 ऐसे आएगा, 4.825 ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे आएगा। तो देखिए इसके लगभग में आंसर भी दिया है आपको। ठीक है, तो लगभग में इतना आपको कौन सी वैल्यू पहुंच रही है 64 में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4.7 सेकेंड बाद लगभग, और देखेंगे तो इससे कम दिया है 2.5 सेकेंड बाद लगभग, 3.8 सेकेंड बाद लगभग और 5.2 सेकेंड बाद लगभग। तो कितना है 4.8, यानी 4.7 के लगभग तो हमारा मिल रहा है ना, ये 4.7 के लगभग, तो लगभग में आंसर दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, लगभग में आपका उतना जा रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन में लगभग में मिल रहा है उस ऑप्शन को आप लोग क्या करिएगा, टिक करिएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा इतना नोट करते हैं। 2 क्वेश्चन हुआ, दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ध्वनि की तीव्रता 20 गुनी कर दी जाए तो ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाएगा। ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, L बराबर 10 log I/I0। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो मान लीजिए हमारा प्रारंभिक में, ठीक है, प्रारंभिक में जो हमारा ध्वनि की तीव्रता है वो क्या है, I है। ठीक है, तो जो हमारा ध्वनि स्तर होगा, ध्वनि स्तर वो क्या होगा, L1 होगा। ठीक है, और क्या किया जा रहा है, उसको बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, कितना कर दिया जा रहा है, 20 गुना बढ़ा दिया, यानी 20I कर दिया जा रहा है। तो अब जो हमारा ध्वनि स्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा, L1 बराबर 10 log I/I0। ठीक है, प्रारंभिक के लिए बनेगा, प्रारंभिक के लिए। और बाद के लिए क्या बनेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ठीक है, और बाद के लिए क्या बनेगा, L2 बराबर 10 log 20I, क्योंकि अब इस तीव्रता को 20 गुना कर दे रहे हैं, 20 से गुणा कर दीजिए उसमें अपान I0। इसको इक्वेशन क्या बना दीजिए, सेकेंड बना दीजिए। तो कह रहे हैं कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट को घटाएंगे। यानी मान लीजिए मेरे पास अब 10 रुपये है, ठीक है, और बाद में 15 रुपये हो जा रहा है, तो कितना वृद्धि हुआ है। तो 15 में से 10 घटाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कितना वृद्धि हुआ है, 5 रुपये का। तो 15 में से 10 घटाएं तभी तो आया है 5। तो उसी तरह इसको करेंगे कि कितना वृद्धि हुआ है, ध्वनि स्तर में कितने डेसिबल का बढ़ जाएगा। तो उसकी वृद्धि निकालने के लिए इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए L2 माइनस L1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 log। ठीक है, आप लोग नियम जानते होंगे, भाग का नियम लॉग में, कि यदि माइनस हो, ठीक है, यानी क्या हो, log m माइनस log n हो, तो क्या उसको क्या लिखते हैं, log m/n लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसको भी करेंगे, माइनस करेंगे, इसका मतलब log एक बार होगा 10 log I/I0 माइनस 10 log 20I/I0। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं 10 log I/20 है ना, क्योंकि पहले सेकेंड को ना लेंगे तो इसको लिखेंगे, तो log उसके बाद से ये m होगा, यानी ये m होगा और ये n होगा इस फार्मूले में जब इसको लिखेंगे तो। ठीक है, तो m/n होता है, तो m का मान कितना है, तो 20 I/I0। ठीक है, और इसका बटा ऐसे लिखते हैं 20 I/I0, इसका बटा कितना हो जाएगा, n, m/n होता है, n कितना है, तो I/I0। ठीक है, तो I0 से I0 कट जाएगा और I से I कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी डेल्टा L, यानी कितना वृद्धि होगा उसके ध्वनि स्तर में, डेल्टा L बराबर कितना हो जाएगा, 10 log क्या बचा है, 20, और log 20 का मान कितना होता है, 1.3010। तो रख दीजिए, तो डेल्टा L बराबर निकल के आ जाएगा 10 गुणे 1.3010, और गुणा कर देंगे तो दशमलव और कहाँ जाएगा, दाएं की तरफ, क्योंकि एक जीरो इसको खिसकाएगा तो हो जाएगा 13.010, यानी लगभग में हम इसको लिख सकते हैं कितना, लगभग में इतना, देखिए आप तो दिया है, लगभग में दिया है, तो लगभग में इसको हम कह सकते हैं कितना, 13 डेसिबल। कितना कह सकते हैं, 13 डेसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, ए में ही 13 डेसिबल मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसके ध्वनि स्तर में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 13 डेसिबल की। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं, आपका प्रकाश से है। ठीक है, वो भी लेंस से है, 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के सामने, ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि भाई इसके देख लेते हैं। ठीक है,
इसको आप लोग नोट करिए, इसको मिटा के उसको सॉल्व करते हैं 66 नंबर का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा होगा, नोट कर लीजिएगा इतना। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, एक हमारा उत्तर लेंस है, ठीक है, उत्तर लेंस है, तो उत्तर लेंस है तो कह रहा है इसमें कि एक उत्तर लेंस के सामने उसके फोकस से 9 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। तो फोकस से 9 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका फोकस है, ठीक है, तो इससे और 9 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे वस्तु रखी गई है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, f प्लस 9, इतना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। आपको पता है जो वस्तु इधर रखती है उसको माइनस में रखते हैं, यानी u हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो कह रहा है उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा, ठीक है, वह बड़ा प्रतिबिंब फोकस से 16 सेंटीमीटर दूर बनता है, फोकस से 16 सेंटीमीटर दूर, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, f प्लस 16, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो कह रहा है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब सब सारी वैल्यू दी है, सबको रखते हैं, ठीक है। तो आगे इसको और प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, तो f प्लस 16, अब माइनस u का मान कितना है, माइनस f प्लस 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/में f प्लस 9, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, तो देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, f प्लस 16 और एक ब्रैकेट में f प्लस 9, ठीक है। तो निकालेंगे तो देखिए f प्लस 16 से f प्लस 16 कट जाएगा, क्या बचेगा, f प्लस 9, तो f प्लस 9 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए जो एलसीएम होता है उसी से सब में गुणा करते हैं, ऐसे भी बताया था मैंने, ठीक है। तो सब में गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो होगा आपका, और करेंगे तो होगा आपका f प्लस 16 इंटू f प्लस 9 बटे में f, गुणा किए हैं, इसमें गुणा करेंगे तो इतना होगा बराबर, अब इसमें गुणा करिए तो होगा क्या होगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो f प्लस 16 से f प्लस 16 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा f प्लस 9 बटा में क्या बचेगा, f प्लस 16, क्योंकि इसका बटा सॉरी ये तो कट जाएगा ना, इतना बचेगा f प्लस 9, ठीक है। चलिए क्योंकि गुणा किए हैं तो इससे ये क्या कहेगा, f प्लस 16 से f प्लस 16 को कट जाएगा तो इतना बचेगा, अब प्लस f प्लस 9 में अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, f प्लस 16। अब सोल्व करिए यहाँ से, अब इसका गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा करिए कितना हो जाएगा, f स्क्वायर प्लस इसका, अब इस देखिए अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9f और 9f और 16f कितना हो जाएगा, 16 ना 25f और प्लस कितना हो जाएगा, 16 नामा कितना होता है, 16 नामा 144, तो 144 बटा में f बराबर कितना हो जाएगा, f 2f बराबर सॉरी प्लस 16 ना 25, 16 ना 25, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ से तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करिए तो ये तो इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, f स्क्वायर प्लस 25f, ठीक है, 25f प्लस 144 बराबर, अब इसका गुणा करिए तो हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 25f। देखिए 25f इधर भी है, 25f इधर भी है, दोनों का साइन सेम है तो कट जाएगा, और ये 2f स्क्वायर है और ये f स्क्वायर है, तो इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस f स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144। तो यहाँ से देखिए 2f में से एक f कट जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, f स्क्वायर बराबर 144। तो हमें f का मान निकालना है, तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट कर देगा, तो 144। अब 144 का अंडर रूट आप जानते हैं कितना होता है, 12, तो उसकी फोकस दूरी कितना आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन में दिया है देखिए 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये है उत्तर लेंस, क्या है, उत्तर लेंस। तो आपको जो चिन्ह पर पार्टी का नियम है
दोनों का सेम होता है, ठीक है, दोनों में सेम होता है, दर्पण हो या लेंस हो, क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ पे आप सोल्यूशन भी किए हैं तो क्या है, +12 है। +12 का मतलब समझिए इसका जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो +12 आया है तो 66 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, +12 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। -12 नहीं, क्योंकि हमारा आंसर किस में आया है, सॉल्यूशन किए हैं तो किस में आया है, प्लस में आया है। अब +12 आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह प्रपाटी का नियम नहीं बदलता है, चिन्ह प्रपाटी का नियम नहीं बदलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चित्र बनाया हूँ तो आप लोग देख लिए होंगे कि सर ये तो इस साइड बनाया है तो ऐसा है, तो नहीं भाई, चलिए ऐसे भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। मान लीजिए इसकी मुख्य फोकस इधर ही होता है एफ, तो मान लीजिए एफ है, ठीक है, ये दूरी क्या है हमारी, एफ है, तो एफ से 9 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है, तो एफ ये है, ऐसे 9 सेंटीमीटर समझिए ये दूरी है टोटल, तो फिर भी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, f+9, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। और आपको पता भी है कि जो लेंस होते हैं उसमें 2 फोकस होते हैं, एक ये फोकस होता है, एक यहाँ पे भी फोकस होता है, और जो दोनों फोकस होता है समान होता है, ठीक है। ये प्रथम फोकस होता है और ये मुख्य फोकस होता है, तो F और F' होता है, ठीक है। तो चलिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इतना, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है 12, ठीक है। इतना नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं आगे 67 नंबर क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इतना, ऑप्शनल है ये शायद, नोट करिए। चलिएगा देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे इसमें, कह रहे कि वस्तु तथा स्क्रीन के बीच लेंस की 2 स्थितियों में यदि आवर्धन m1 व m2 हो तथा लेंस की दोनों स्थितियों की दूरी d हो तो लेंस की फोकस दूरी f क्या होती है, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला बता सकते हैं कि जो f बराबर होता है d/m1 - m2 होता है, ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप याद किए हैं तो डायरेक्ट मार सकते हैं, नहीं तो इसका आप लोग डेरिवेशन भी देख लीजिए। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है लेंस का, लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u, ठीक है, बराबर 1/f लेंस के लिए होगा, और दर्पण के लिए क्या होता है, प्लस का फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए, तो आप प्लस माइनस दोनों लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, या आपको एक फार्मूला हम लोगों ने दिखाया था, या देख लीजिए भाई यहीं पे सॉल्यूशन उसका, वो फार्मूला भी आपको याद आ जाएगा जब देखें सॉल्यूशन कराएंगे तो हाँ कहेंगे हाँ सर ये फार्मूला आप लोग दिखाए थे, ठीक है। क्या करिए कि सब में ऊपर क्या करिए, u से गुणा कर दीजिए, u से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में करने पर, ठीक है। आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट टिक कर लीजिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पे डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, ठीक से, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा u/v, ठीक है, क्या सॉरी v से गुणा कर दीजिए, v से, तो क्या आ जाएगा v/v प्लस माइनस v/u बराबर v/f, ये होगा। तो v से v कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ± v/u बराबर v/f। आवर्धन बराबर आप लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -v/u होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप रख सकते हैं v/u के जगह पे क्या m, ठीक है, m रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + m यानी प्लस माइनस m बराबर कितना हो जाएगा v/f, ठीक है। तो हमें निकालना है v का मान, ठीक है, v का मान, तो क्या होगा यहाँ से f जाके गुणा जाएगा, तो 1 ± m इंटू f बराबर क्या हो जाएगा v। तो यहाँ से आपको फार्मूला एक बार दिखाया गया था, v बराबर 1 + m इन ब्रैकेट में और इंटू f, ये आपको फार्मूला दिखाया गया था, ठीक है, ये फार्मूला आपको दिखाया गया था। तो ये फार्मूला है, प्लस माइनस लेके आप चल सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए जनरली प्लस पे ले जाते हैं, किस पे ले जाते हैं, प्लस पे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, हम प्लस पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके जो आवर्धन है m1 m2 है और दोनों स्थितियों में जो दूरी है वो d है, ठीक है, दोनों स्थिति में जो दूरी है d है। तो मान लीजिए पहली स्थिति में जो उसका स्थिति है प्रतिबिंब की वो v1 है और दूसरी कंडीशन में v2 है, ठीक है। पहली स्थिति में उसका क्या है v1 है और दूसरी कंडीशन में v2 है प्रतिबिंब की स्थिति। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + आवर्धन क्या है m1
इंटू एफ, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। और दूसरी स्थिति में V2 बराबर 1 प्लस m2 इंटू एफ, इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इक्वेशन घटा दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा V माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे इसको तो f कॉमन दोनों में मिलेगा, तो f को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए घटेगा 1 प्लस m1 माइनस, घटाएंगे 1 माइनस, जब भी दो पद होता है तो ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट लगाने से मतलब क्या होगा कि जैसे ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या होगा, चिन्ह बदलता है, तो ब्रैकेट लगा लीजिए भाई 1 प्लस m2, डिटेल में समझा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यही जो है हमारा d है, क्योंकि v1 माइनस v यानी कह रहे हैं ना कि दोनों स्थितियों की जो दूरी है वो d है, यानी दोनों स्थितियों की जो दूरी, यानी जो दूरी का मतलब उनके बीच का अंतर, तो अंतर मतलब यही क्या है हमारा d है, तो d बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस m2 हो जाएगा इंटू एफ, माइनस प्लस कट जाएगा, तो हमें f निकालना है, तो यहाँ से f बराबर निकालेंगे तो क्या बचा है यहाँ पे m1 माइनस m2, तो ये किस में है, गुणा में है ना, चलिए लिख लेते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से f निकालेंगे तो क्या आ जाएगा d, ये गुणा में है तो बट्टा में चला जाएगा क्या m1 माइनस m2, ये हो गया हमारा फार्मूला, यही लिखे थे ना f बराबर d अपन m1 माइनस m2, तो यहाँ पे आप लोग इसका डेरिवेशन भी देख लिए। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला करेक्ट हो जाएगा इसका, d अपन m1 माइनस m2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है, चलिएगा तो इतना नोट कर लीजिएगा, जहां पे भी न समझ में आएगा एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। हम लोग अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, नोट करिएगा इसे। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 कैंडिला ज्योति तीव्रता वाले लैंप की जो सामर्थ्य है 16 पाई है, सामर्थ्य कितना है, P बराबर 16 पाई है, 16 पाई है, 16 पाई वाट है, इसकी ज्योति क्षमता होगी, ज्योति क्षमता पूछा है। ठीक है, ज्योति क्षमता होगी, ज्योति क्षमता E बराबर क्या होता है, F अपान P होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और F बराबर, और इसी को फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे, F तो हमें दिया नहीं है। ठीक है, हमें क्या दिया है, I दिया है, I बराबर कितना दिया है आपका 40 कैंडिला, कितना दिया है 40 कैंडिला। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो F बराबर होता है 4 पाई इंटू आई। ठीक है, अब बट्टा में P हो जाएगा, अब वैल्यू दिया है सारा रख देंगे तो E बराबर निकल के आ जाएगा 4 पाई इंटू आई का मान कितना है 40, अब बटे में P का मान कितना है 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 दहा में 40, यानी कितना आ जाएगा 10। अब मात्रा क्या होता है, ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट। ठीक है, तो 10 ल्यूमेन प्रति वाट आ गया, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, ज्योति क्षमता का होता है, और F बराबर ये होता है। ठीक है, ये जो फार्मूला है F बराबर होता है 4 पाई इंटू आई, आई क्या हमारा यही ज्योति तीव्रता है। ठीक है, क्या है आई हमारा, आई का ये वैल्यू है, आई हमारा क्या है, ये आई ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता है। ठीक है, चलिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है। अगला देखिए हमारा ऑप्शनल है 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बड़ी प्रकाश के मार्ग में एक छोटी वृत्ताकार चकती रख दी जाती है, ज्योति छाया का केंद्र होगा, ये हमसे क्या किया है, पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो जब एक वड़ी प्रकाश के मार्ग में जब छोटी से एक चकती रखेंगे, ठीक है, तो उससे जो प्रकाश की किरणें उसके जो किनारे पे जब टकराएंगी तो उससे विवर्तन होगा, क्या होगा, प्रकाश का विवर्तन होगा। अब विवर्तन होगा तो जो किरणें होगी, विवर्तित किरणें, वो केंद्र की तरफ क्या होगी, संपोषित होगी, केंद्र की तरफ क्या होंगी, संपोषित होंगी, अर्थात उसका जो केंद्र होगा वो चमकीला होगा। ठीक है, तो कह रहे ज्यामितीय छाया का केंद्र क्या होगा,
तो उसके केंद्र की तरफ संपोषित हो रही हैं, तो एक केंद्र पे सारी प्रकाश किरणें विवर्तित हो रही हैं, प्रकाश की किरणें, तो केंद्र उसका क्या होगा, चमकीला होगा। तो केंद्र क्या होगा, चमकीला होगा, यानी 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चमकीला होगा। क्या होगा, चमकीला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 संधारित्र समांतर क्रम में हैं तथा 3 माइक्रोफैरड की तीसरा संधारित्र इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तुल्य संधारित्र होगा। तो देखिए संधारित्र, प्रतिरोध और सेल तीनों का संयोजन हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध का संयोजन पढ़े हैं, श्रेणी क्रम के लिए जोड़ देते हैं सीधा। ठीक है, तो सेलों का भी वैसा कर देते हैं। लेकिन संधारित्र में क्या होता है, जो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जैसे जोड़ते हैं, उस तरह जो संधारित्र होते हैं उसको समांतर क्रम का जो होता है वो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम जैसे मतलब नियम फॉलो करता है। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन से मतलब क्या करता है, संबंधित रखता है, उसके नियम को फॉलो करता है। यानी समांतर क्रम में जुड़ा होगा तो जितने प्रतिरोध होंगे सबके मान को जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध सी कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध चल नहीं रहा है, थोड़ा रुक जाइए, कितना हो जाएगा, सी बराबर, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध सी बराबर कितना हो जाएगा, अभी थोड़ा इंक डाले हैं, इंक आगे तक नहीं आया है। सी बराबर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो C1 और C2 दोनों का क्या है, 3 माइक्रोफैरड के हैं, यानी 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो गया सी। अब ये हो गया तुल्य प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जो दो जुड़े हुए हैं 3 माइक्रोफैरड के। ठीक है, यानी इसका डायग्राम हम बना दे तो कैसा बनेगा, 70 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, कैसा बनेगा, ऐसा देखिए, ये संधारित्र हो गया, एक ये संधारित्र हो गया, और इसके साथ एक ये संधारित्र, तीनों का मान 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा, मतलब ये डायग्राम होगा। तो इसका हमने मान निकाल दिया है कितना, 6, तो ये डायग्राम अब ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6 माइक्रोफैरड का, ये हो गया 3 माइक्रोफैरड का। अब ये श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है, ये समांतर क्रम में था, अब ये किस क्रम में हो गया, दोनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का यानी संधारित्र का श्रेणी क्रम किसका फॉलो करेगा, प्रतिरोध के समांतर क्रम का। ठीक है, इसका श्रेणी प्रतिरोध के समांतर क्रम का। तो यहां से हम निकाले तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता, क्योंकि संधारित्र की धारिता निकालते हैं, तो सी तो निकालिए, अब हम सी डैश निकालेंगे। तो 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। देखिए मान दिए 1/C1 का मान कितना है 6 प्लस C2 का मान कितना है 3, एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6/C डैश बराबर 6 से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 3 दूना 6, 2 बचेगा, यानी एक बार में कटेगा या 2 बार में, यानी इतना हो जाएगा। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/C डैश बराबर 2 1 3, 3 दूना के 6, 2 बार में कटा, और 3 गुणा करेंगे तो C डैश बराबर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे ऊपर बचा है 6, C1 बराबर C डैश बराबर 3, 3 एक में 3, 3 दूना 6, यानी 2 बटा में C डैश बराबर 1, तो 1/1, और 3 गुणा करेंगे तो C1 बराबर 2 आया, तो 2 माइक्रोफैरड, यही यहाँ पे भी लिखे हैं। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे भी समझा दिए और यहाँ पे भी समझा दिए। तो कितना आएगा तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड, यानी ये जो डायग्राम है ना, ये वाला जो डायग्राम, इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी 2 माइक्रोफैरड होगी। कितना होगी 2 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए। फिर अगला देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इधर तो अब ऑप्शनल ही आपको मिलेंगे। ठीक है, नोट करिएगा इतना। हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, नोट करिए। चलिएगा देखिए 71 नंबर क्वेश्चन,
देखिए भाई, इतनी गर्मी में आप लोग के लिए मेहनत की जा रही है, तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्र धारितीय प्रतिघात यानी XC का आवृत्ति F के साथ सही विचरण व्यक्त करता है, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, ठीक है। XC बराबर होता है 1/ωc, फार्मूला होता है, पढ़े भी हैं आप लोग, ठीक है, चैप्टर में। और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, ठीक है। तो यहाँ से XC बराबर क्या हो जाएगा 1/2πfc, ये फार्मूला हो जाएगा। हमें इसमें और इसमें बताना है क्या मतलब कौन सा इसमें डायग्राम होगा, इनके बीच होगा। तो यहाँ से हम इन सबको कांस्टेंट माने तो XC प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपात 1/f होगा, यानी जो आवृत्ति है वो XC यानी धारितीय प्रतिघात के क्या है व्युत्क्रमानुपात में है, ठीक है। यानी XC बढ़ेगा तो जो हमारा F है वो क्या होगा घटेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको इस डायग्राम को देख के आपको बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो घटेगा, ठीक है। तो जो आपका पहला है वो तो डायरेक्ट बना है, तो वो भाई ऐसे मतलब डायरेक्ट दे दिया, तो ये तो होगा नहीं। और दूसरा आपको एक समान वाला बताता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ऐसे बनाया है, ठीक है। यानी XC की जो वैल्यू है XC की, ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इसका जो मान है F का, ये F है और ये XC है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा F की वैल्यू क्या होगी घटेगी, ठीक है, F की वैल्यू क्या होगी घटेगी। बात समझ में आई है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 71 का, वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सी वाला डायग्राम है इनके विचरण को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। 72 नंबर देखिए ऑप्शनल है, 72 नंबर क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि यदि एक चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग से क्षीण भाग की ओर जाता है तो यह होता है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, और क्या बताया था कि जो अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय, ठीक है, अणु जो चुंबकीय होते हैं वो कम से, ठीक है, कम से कहाँ जाते हैं ज्यादा तीव्रता वाले, ठीक है। और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय, वो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वाले से किधर जाते हैं कम की तरफ, ठीक है, कम की तरफ जाते हैं। मैंने बताया था, पढ़ाया था। तो यहाँ पे कह रहा है कहाँ गया जी, हाँ, कह रहा है यदि एक चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भाग से, तीव्र भाग से, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग से यानी ज्यादा भाग से कहाँ जा रहा है क्षीण भाग की ओर यानी कम भाग की ओर जा रहा है, तो वह होगा, क्या होगा भाई प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय तो ज्यादा से कम की तरफ जाता है और अनुचुंबकीय कम से ज्यादा की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, यानी 72 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले से भी टिक मारा गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं 73 नंबर ऑप्शनल है, ये भी कह रहे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सौर विकिरण में होता है, क्या होता है अधिक संख्या में काली फ्राउनहोफर रेखाएं, बी कह रहे कम संख्या में काली फ्राउनहोफर रेखाएं, सी कह रहे कोई नहीं, और डी कह रहे सभी फ्राउनहोफर रेखाएं चमकीली रंगीन रेखाओं में बदल जाती हैं। तो पूर्ण, जब देखे होंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय तो आपको एक रिंग टाइप का दिखाई देता है एकदम, ठीक है, जिसको किरीट बोलते हैं, कोरोना भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होती है उस समय जितनी भी आपकी जो फ्राउनहोफर रेखाएं होती है वो चमकीली दिखाई देती है, तभी तो एक रिंग टाइप का दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकिरण सौर विकिरण होती हैं वो सभी फ्राउनहोफर रेखाएं जो होती है चमकीली रंग रेखाओं में बदल जाती हैं, ठीक है। यानी जो 73 है, 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके डी को टिक कर लीजिए, क्योंकि उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपका एक गोल सा ऐसे दिखाई देने लगता है किरीट, ठीक है। और ये जो भाग होता है एकदम बहुत ही चमकीला होता है, ठीक है। तो इसकी जो फ्राउनहोफर रेखाएं होती हैं सारी वो चमकीला हो जाती हैं, चमकीली रेखाओं में बदल जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि यदि यदि दो बल्बों 25 वाट 220 वोल्ट व 100 वाट 220 वोल्ट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल शक्ति होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा फार्मूला क्या होता है, जो सामर्थ्य का शक्ति का जो फार्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, P बराबर P1 इंटू P2 अपान P1 प्लस P2, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है P1 बराबर, ठीक है, P1 बराबर देखिए कितना दिया है, वाट, मात्रक से भी आप लोग समझ जाइएगा, 25 वाट तो समझिए क्या है, P1 है, और 100 वाट मतलब ये P2 है। तो टोटल P कितना आ जाएगा, तो 25 गुणे 100 अब बटे में 25 प्लस 100, तो आगे सॉल्व करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, 25 गुणे 100 और बटे में 100 प्लस 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 125। 25 से कटा दीजिए, 5 पचे 125 है, इसको कटा दीजिए कितने बार में, तो 20 बार में कट जाएगा, 20 पचे 100, यानी P बराबर कितना आ गया, 20 वाट। कितना आ जाएगा, 20 वाट। जो उसका तुल्य शक्ति होगा, ठीक है, कुल शक्ति वो कितना हो जाएगा, 20 वाट। तो 74 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20 वाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा ये। चलिएगा, इतना नोट हो जाए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नोट करिए इतना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ हमारा 2 मॉडल पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा क्या कह रहा है 75 नंबर में, कह रहा है विरामावस्था से 10 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा, उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए भाई, जब त्वरित किया जाता है 10 वोल्ट विभवांतर पर इलेक्ट्रॉनों को और अल्फा कण को, तो उनका भाई त्वरित किया जाए तो वेग होगा। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, v बराबर √2qv अपान m होता है। ठीक है, 2qv अपान m होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए, तो v बराबर, यानी इस v का मान दिया है, ठीक है, यही वोल्ट है, इसका मान दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, तो हम इसको कांस्टेंट माने, या इसको पूरा को हम कांस्टेंट माने, क्योंकि इसको भी रखेंगे 100 तो 100 कैंसिल हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबको कांस्टेंट मानेंगे, तो v बराबर क्या होगा, √1 अपान m। ठीक है, यानी इसको देखें तो हम, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात का नियम है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात है, जो v है वो m के क्या है, व्युत्क्रमानुपात में है। तो हम इसमें रिलेशन निकाले, यानी VE बराबर क्या हो जाएगा, VE बराबर 1 अपान √ में, ठीक है, ME हो जाएगा। और उसी तरह V अल्फा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 अपान m अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और भागे इक्वेशन सेकेंड करें, यानी VE अपान V अल्फा करें तो क्या आ जाएगा, √ में क्या आ जाएगा, ये देखिए व्युत्क्रमानुपात का मतलब VE अपान V अल्फा है, तो जो व्युत्क्रमानुपात में है ना, तो m अल्फा ऊपर जाएगा, m अल्फा नीचे आ जाएगा। या इसका भी जब करेंगे तो देखिए बटा का बटा है, तो बटा का बटा ये, यानी इसका यहाँ पे गुणा होगा, इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा m अल्फा अपान m e। और मैंने बताया भी है, जैसे 1 2 तो 2 1 होता है ना, तो e अल्फा तो अल्फा e होगा व्युत्क्रमानुपात में, मैंने बताया भी है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको इक्वेशन थर्ड बना दीजिए। ठीक है, अब आपको संवेग बताना है ना, करे ना कि संवेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो संवेग क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए Pe हो जाएगा, और अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा, Pa हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका अनुपात बताना है, यानी Pe अपान P अल्फा का अनुपात बताना है। अनुपात का मतलब बट्टा बताना है। ठीक है, तो आपको पता है P बराबर क्या होता है, m इंटू V होता है, m इंटू V होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ME। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है तो ME इंटू VE, अब बटे में अल्फा का है तो m अल्फा इंटू V अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
वी ई अपन वी अल्फा का मान हमने निकाला है अभी, वी ई अपन वी अल्फा का मान। तो इक्वेशन थर्ड से, ठीक है, यानी समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा, पी ई अपन पी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एम ई बटे में एम अल्फा, इसका मान क्या है, अंडर रूट में एम अल्फा बटे में एम ई, यही मान है ना। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा आप लोग सोचिएगा, यहाँ पे जैसे देखिएगा ये 2 है, ठीक है, 2 है, तो हम इसको रूट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4, क्योंकि अंडर रूट 4 का अंडर रूट 4 यानी 4 का हम वर्ग निकाले तो वो क्या होगा, 2 होगा ना। तो यहीं से एम ई अपान एम अल्फा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में एम ई का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो एम बाहर आ जाएगा, अब बटे में एम अल्फा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते थे इतना, इनटू क्या है, अंडर रूट में ही एम अल्फा है, अब बटे में एम ई है। तो भाई 2 अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये भी है, यानी एम इंटू एम है, तो अंडर रूट एम, अंडर रूट ए हो, अंडर रूट एम हो, तो उसको अंडर रूट में ए इंटू एम लिखते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या करें यहाँ पे, उसी तरह क्या करें, इसको हम 2 अंडर रूट न लगा के हम एक ही अंडर रूट लगा दें, क्योंकि इसको अलग अलग अंडर रूट में लिखने से अच्छा है एक ही अंडर रूट में रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से एम ई से स्क्वायर कट जाएगा और एम अल्फा से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी ई अपान पी अल्फा बराबर क्या आया है, अंडर रूट में एम ई बटे में एम अल्फा, क्या आया है, एम ई बटे में एम अल्फा। तो देखिए ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है, अंडर रूट में एम ई अपान एम अल्फा, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा इतना नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये जो दूसरा मॉडल पेपर है ये भी समाप्त होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँगा कि आप लोगों को जो वीडियो होगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए होंगे, आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि रोज़ हमारी मुलाकात हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।